जी, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप सो कि आप सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, ठीक होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स सभी ठीक होंगे। और आप लोगों को जो भी मैंने हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं अकाउंट्स में जो भी मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ लास्ट टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यही टॉपिक चल रहा है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले बेटा हम ये देखें कि क्या होता है डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है, इट मीन्स समापन क्या है। हमारे पास दो बातें हैं बेटा जी। एक तो होता है साझेदारी का समापन, एक होता है साझेदारी फर्म का समापन। ठीक है, तो साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन में अंतर होता है। बहुत से बच्चे इन दोनों को एक समान समझ लेते हैं परंतु नहीं। ठीक है, देखो बेटा, नाम जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है साझेदारी का समापन, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी आपसी जो पार्टनरशिप है ना वो समाप्त होगी और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इनमें जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो जो हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते थे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या था भाई, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इस टाइप की जो भी चीज़ें मतलब जो जो इस टाइप से जो जो चेंजेस होते थे हमारी पार्टनरशिप के अंदर, तो उससे क्या होता था कि हमारी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब बात होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कि फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, हमारी साझेदारी फर्म का। अब हमारी फर्म ही बंद हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, फर्म बंद हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि साझेदारी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। साझेदारी के समापन पर साझेदारी फर्म समाप्त नहीं होती, जबकि साझेदारी फर्म के समापन पर साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी हमारी साझेदारी का समापन होता है, ध्यान देंगे, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, तो उस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मैंने आपको बताया रिकंस्टिट्यूशन जब जब होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है मतलब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, रेशो चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो फर्म है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, हमारी फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी, हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। ठीक है, जबकि साझेदारी फर्म के समापन पर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, साझेदारी फर्म समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फर्म अपना बिजनेस बंद कर देगी, फर्म की समाप्ति हो जाएगी। और जैसे ही जब फर्म समाप्त होगी, क्योंकि हमारे जो बिजनेस ही बंद हो गया, तो ऑब्वियस है हमें असेट्स और लाइबिलिटीज को सेल करना पड़ेगा। ठीक है ना, असेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। समझ आई बात है, क्योंकि अब हमारी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, हमारी फर्म बंद हो रही है। तो जब फर्म बंद हो रही है तो जितने भी असेट्स हैं वो बेचो, जो भी लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट करो। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस बच जाएगा उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ठीक है, किस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। समझ आई बात। ठीक है, जबकि साझेदारी का समापन होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज का जस्ट रीवैल्यूएशन करते हैं कि असेट्स की वैल्यू बढ़ी है या फिर घटी है, और लाइबिलिटीज की वैल्यू भी बढ़ी है या फिर घटी है। ठीक है, तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इट मीन्स साझेदारी का समापन, इट मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज का करते हैं, इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में
क्या होता है, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अब हम असेट्स को सेल कर रहे हैं। सेल करने से जो पैसा वसूल होगा, ठीक है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। ठीक है, कि असेट्स को सेल करने से जो जो वसूल होगा, ठीक है, वसूल करो, लाइबिलिटीज का पेमेंट करो, तो उस केस में क्या रहेगा, असेट्स और लाइबिलिटीज का क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, तो ध्यान रखना है, साझेदारी के समापन पर फर्म का बिजनेस चालू रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि साझेदारी के समापन पर फर्म का समापन भी हो जाए, परंतु फर्म के समापन पर साझेदारी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी, अब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब फर्म का समापन हो रहा है, सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी अभी मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं अभी अभी कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन जब जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन, इट मीन्स सबसे पहला वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए साझेदार के प्रवेश पर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कोई पार्टनर छोड़ करके चला जाता, निष्कासन इट मीन्स उसको निकाल दिया जाता है, साझेदार की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, या फिर हमारी साझेदारी की अवधि समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म का डिसोल्यूशन है, तो यहाँ पर बात आती है बेटा जी, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कितने टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो फर्दर दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, और दूसरा है न्यायालय के आदेश के द्वारा। ठीक है, तो पहला है समस्त साझेदारों के बीच, सब जब पहला क्या कहता है, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा। ठीक है, क्या कहता है, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, यहाँ पे कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करेगा बीच में, साझेदार अपने आप ही फर्म का समापन कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, समस्त साझेदारों के बीच आपसे समझौते द्वारा समापन, कि जब सभी साझेदार आपसे समझौता कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं कि हम फर्म का समापन करना चाहते हैं, तो समापन कर देंगे। यहाँ पर सेक्शन 40 अप्लाई होता है। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन किस केस में बेटा जी, कि एक पार्टनर को छोड़ करके बाकी अगर सभी पार्टनर दिवालिया हो जाएं, मान लीजिएगा 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, वो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में असमर्थ होते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, तो उस केस में साझेदारी को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, साझेदारी फर्म को बंद करना पड़ेगा, साझेदारी को नहीं, सॉरी, तो उस केस में हमें फर्म को बंद करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है, सेक्शन 40। दूसरा क्या होता है, जब फर्म का बिजनेस है जो गैर कानूनी हो जाता है। ठीक है, गैर कानूनी इट मीन्स जो कि कानून की नजरों में वैध न हो, अवैध हो। ठीक है, जिसको कानून अलाउ नहीं करता। ठीक है, जैसे मतलब बहुत सारे बिजनेस ऐसे चलते हैं जो कि गैर कानूनी होते हैं। ठीक है, जिन्होंने गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो बिजनेस होंगे वो क्या होंगे, गैर कानूनी होंगे। और अगर हमारा बिजनेस कानून की नज़रों में वो गैर कानूनी हो जाता है तो उसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा कुछ विशेष घटनाओं के घटित होने पर। ठीक है, कौन सी घटनाएं, वही किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, या उस ऑब्जेक्टिव के पूरा होने पर जिसके लिए फर्म स्थापित की गई थी। मतलब कहने का क्या है, कि वो ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हमारी जो फर्म है स्थापित की गई थी, उस ऑब्जेक्टिव के जैसे ही वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो हमारी फर्म अपने आप ही बंद हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स कंपल्सरी हो जाता है फर्म को बंद करना। दूसरा क्या होता है, उस अवधि के पूरा हो जाने पर, मान लीजिएगा हमने अपने बिजनेस को 5 सालों के लिए स्टार्ट करना, हमने स्टार्टिंग में जिस टाइम पार्टनरशिप डेट बनाई थी या बिजनेस स्टार्ट किया था, तो डिसाइड किया था कि 5 सालों तक हम अपना बिजनेस चलाएंगे। तो जैसे हमारे 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फर्म को बंद करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा फिर, जब साझेदारी की अवधि निश्चित नहीं है, अर्थात ऐच्छिक साझेदारी की दशा में किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस देने पर।
ठीक है। मतलब अब डेट तो डिसाइडेड नहीं है कि हमारी फर्म है वो कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं। तो उस केस में क्या होगा, ऐच्छिक साझेदारी की दशा में किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस देने पर, ठीक है, तो क्या रहेगा, तो कोई भी साझेदार होता है नोटिस देता है तो फर्म को बंद करना पड़ेगा, सेक्शन 43 अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा होता है कि कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, जब कोई साझेदार न्यायालय में फर्म के विघटन के लिए आवेदन देता है, ठीक है, मतलब कहना क्या होता है कि जब कोई भी पार्टनर होता है, जब कोई भी पार्टनर न्यायालय में फर्म के विघटन के लिए आवेदन देता है, ठीक है, फर्म का विघटन इट मीन्स फर्म को समापन के लिए एप्लीकेशन लगा दी किसी पार्टनर ने, तो उस केस में क्या रहेगा, कोर्ट कुछ कंडीशंस में फर्म के विघटन का आदेश देगा। वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, किसी साझेदार के पागल होने की दशा में, ठीक है। मान लीजिएगा हमारे पास 3 पार्टनर्स थे और कोई एक पार्टनर है पागल हो जाता है, तो दूसरे पार्टनर ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि फर्म का विघटन किया जाए, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट फर्म को के विघटन के ऑर्डर दे देगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार के कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ होने की दशा में, ठीक है। मतलब कहना क्या है, प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त, मतलब जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी है उसको छोड़ करके बाकी जो पार्टनर्स हैं वो अपने जो कर्तव्य पालन है उसमें स्थायी रूप से समर्थ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रार्थना पत्र मतलब कर्तव्य पालन मतलब अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा क्या है कि जिस पार्टनर ने भी एप्लीकेशन लगाई है उसको छोड़ करके बाकी सभी पार्टनर फर्म के लिए, फर्म के हित में काम नहीं कर रहे, वो अहित कर रहे हैं फर्म का, इट मीन्स फर्म के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे, फर्म के और उनके जिस भी उनकी एक्टिविटीज से फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एप्लीकेशन देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार के जानबूझकर साझेदारी संलेख की अवहेलना के दोषी पाए जाने पर, क्या कहता है कि पार्टनर प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त किसी अन्य साझेदार के जानबूझकर, मतलब जिस पार्टनर ने एप्लीकेशन दी है उसको छोड़ करके बाकी अदर पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप डीड को जानबूझ करके क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि फर्म को बंद किया जाए। नेक्स्ट क्या होगा, प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त किसी अन्य साझेदार के अपना हिस्सा बिना अन्य साझेदारों की सहमति के हस्तांतरित किए जाने के दोषी पाए जाने की दशा में, मतलब क्या है, मान लीजिएगा ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। ए ने एप्लीकेशन लगाई है कि बी अपना जो अपना जो हिस्सा है बिना हमारे सहमति के, ए और सी के मतलब 3 पार्टनर, ध्यान से सुनना, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बी क्या कर रहा है, अपनी जगह अपने बेटे को पार्टनरशिप फॉर्म में लेकर के आ रहा है, अपना हिस्सा बिना अन्य साझेदारों की सहमति के हस्तांतरित किए जाने की दशा में उसने अपना हिस्सा अपने बेटे बी को हस्तांतरित कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जबकि सहमति नहीं ली, ना तो ए से ली और ना ही सी से ली, तो उस केस में क्या रहेगा कि पार्टनर जिस तो उसमें ए ने क्या किया, तो उस केस में पहले तो पूछा गया, क्योंकि जब हमारी पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो उसके उस टाइम पे कहा जाता है कि पार्टनर्स की सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा, सभी पार्टनर्स की सहमति के बिना। तो अब यहाँ किसी एक पार्टनर ने अन्य पार्टनर्स की सहमति नहीं ली और क्या कर दिया, अपना शेयर अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा, तो कोई भी पार्टनर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और उस केस में कोर्ट क्या करेगा, बिजनेस को बंद करने के लिए ऑर्डर दे देगा, ठीक है, जब फर्म के द्वारा भविष्य में लाभ होने की संभावना ना हो। और हमारी इस टाइम इस केस में क्या है कि अगर हमारी फर्म कंटिन्यू लॉस में जा रही हो, फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर दे देगा। नेक्स्ट क्या होगा, जब किसी अन्य कारण से और कोई स्पेसिफिक रीजन होने के कारण कोर्ट क्या करेगा, साझेदारी व्यवसाय का समापन न्याय संगत समझा जाता है, ठीक है। जब किसी अन्य कारण से न्यायालय द्वारा साझेदारी व्यापार का समापन न्याय संगत समझा जाता है, ठीक है, मतलब कोर्ट समझता है किसी और रीजन से, ये देखता है कि
फर्म का अब डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है दोनों में डिफरेंस। एक सबसे पहला पॉइंट तो क्या आता है, इससे आशय साझेदारों के मध्य वर्तमान ठहराव में परिवर्तन से है। ठीक है, कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो वर्तमान ठहराव है, इट मीन्स जो उनके बीच में करंट जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें चेंज होने से। सिंपल सी बात है, करंट एग्रीमेंट किस कैसे चेंज हो सकता है, रेशो चेंज हो जाए, एडमिशन चेंज हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, इससे क्या है हमारे जो ठहराव में परिवर्तन हो रहा है। साझ फर्म का समापन का मतलब है, इससे अभिप्राय फर्म के सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के समापन से, वहाँ पे साझेदारी ही खत्म हो रही है। साझेदारी के समापन में क्या होगा कि हमारा जो फर्म है कंटिन्यू चलती रहेगी, इट मीन्स बिजनेस चलता रहेगा, और उधर क्या होगा फर्म के समापन की दशा में फर्म का व्यवसाय बंद हो जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट साझेदारी के समापन की दशा में लेखा पुस्तकें बंद करना आवश्यक नहीं है, और इधर क्या है फर्म के समापन की दशा में लेखा पुस्तकें बंद करनी पड़ेंगी। इधर क्या होगा अफेक्ट्स क्या रहेगा साझेदारी के समापन पर, यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का समापन हो जाए। ठीक है, और इधर क्या होगा कि डिसोल्यूशन अगर पार्टनरशिप फर्म होगा तो अंडरस्टूड है कि साझेदारी का समापन भी हो जाएगा। नेचर क्या होता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रेशो चेंज करें या किसी पार्टनर को एडमिट करें या ना करें। ठीक है, तो इट मीन्स कहना क्या होता है कि हमारे जो पॉइंट क्या था ऊपर वाला कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जरूरी ये ऐच्छिक होता है, ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि रेशो चेंज किसी पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। और दूसरी साइड क्या होता है ये इच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य भी हो सकता है। इच्छिक हमने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के बिना, और अनिवार्य कैसे कहा कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, कि फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है उसको सेटलमेंट कैसे करेंगे, फर्म के विघटन पर हिसाब किताब का निपटारा। ठीक है, मतलब कहना क्या होता है जिस टाइम हमारी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो हम अकाउंट्स का निपटारा कैसे करेंगे, इट मीन जिन जिनको पेमेंट करनी है वो पेमेंट कैसे की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 48, 49 एंड 55 अप्लाई होते हैं, साझेदारी अधिनियम की धाराएं 48, 49 एंड 55 लागू होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जिस टाइम हम साझेदारी फॉर्म का विघटन कर रहे होंगे और अकाउंट को क्लोज कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले किसका पेमेंट करना है, लॉसेस का। हानि की राशि सर्वप्रथम लाभों में से भुगतान की जाएगी। ठीक है, जितने भी हमारे फर्म के प्रॉफिट्स हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेच करके, ठीक है, या फिर हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट में सबसे पहले लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल में से, और यदि आवश्यक हो तो साझेदारों से उनके लाभ विभाजन अनुपात में धन वसूल करके हानि का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉस कहाँ से दिया जाएगा, प्रॉफिट में से दिया जाएगा, और उसके बाद भी फिर भी लॉस बच जाते हैं, भाई प्रॉफिट कम थे लॉस ज़्यादा थे फिर भी लॉस बच गए तो हम कैपिटल में से देंगे। अगर फिर भी लॉस बच जाते हैं, मतलब फुल पेमेंट नहीं होती है, तो ज़रूरी होगा तो हम पार्टनर से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मंगवाएंगे और लॉस का पेमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, असेट्स के विक्रय से प्राप्त राशि से भुगतान निम्न प्रकार किया जाएगा। अब हम असेट्स बेच रहे हैं, असेट्स को बेचने से जो भी पैसा वसूल होगा, ठीक है, उस पैसे से हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम थर्ड पार्टी के ऋणों का भुगतान किया जाएगा। क्या है, थर्ड पार्टी के ऋणों का भुगतान किया जाएगा। मतलब कहना क्या होता है कि थर्ड पार्टी कौन है, कि पार्टनर्स को छोड़ करके कोई भी आउटसाइडर है, जैसे हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, या हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो ये सब क्या है थर्ड पार्टी। इट मीन्स पार्टनर्स को छोड़ करके बाकी कोई भी है जिसका हमने पेमेंट करना, दैट इज थर्ड पार्टी। ठीक है, तो उनके ऋणों का भुगतान किया जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर शेष रकम में से हम अगर किसी पार्टनर ने लोन ले रखा है तो उसका लोन का पेमेंट किया जाएगा। फिर क्या रहेगा कि पैसा बच जाएगा तो फिर साझेदारों के पूंजी खातों के शेषों का भुगतान करेगा, कैपिटल अकाउंट्स का जो जो बैलेंस होगा उसका पेमेंट करेंगे। फिर भी अमाउंट बच जाती है, इट मीन्स असेट्स को हमने सेल किया, असेट को सेल करने से जो पैसा आया सबसे पहले हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट किया। उसके बाद क्या होगा, पार्टनर्स ने अगर लोन दे रखा है तो उस लोन का पेमेंट करेंगे।
फिर साझेदारों की पूंजी खातों के शेष का भुगतान करेंगे। फिर थर्ड नेक्स्ट क्या रहेगा, सब भुगतान करने के बाद फिर भी कुछ अमाउंट अगर शेष बच जाती है तो उसे सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी फिर पेमेंट ऑफ फॉर्म डेट एंड सेपरेट डेट। देखो दोनों में डिफरेंस है। क्या कहता है, जिस प्रकार फर्म की संपत्तियों का प्रयोग पहले फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जाता है और बाद में शेष रकम साझेदारों में बांट दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग पहले साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान करने के लिए किया जाता है और शेष रकम ही फर्म के दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध होगी। देखो दो बातें हैं, एक तो है यहाँ पेमेंट ऑफ फर्म डेट और दूसरा होता है सेपरेट डेट। भाई एक तो फर्म के ऋण का भुगतान और दूसरा है व्यक्तिगत ऋण का भुगतान। देखो व्यक्तिगत ऋण मान लीजिएगा किसी पार्टनर की, देखो लिख दिया साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग, जो साझेदारों की जो व्यक्तिगत मीन उनकी जो पर्सनल असेट्स हैं उनका यूज पहले साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, साझेदार जो हैं हमारे, उनके जो भी पर्सनल लोन्स हैं उनका पेमेंट करने के लिए हम उनकी पर्सनल असेट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर भी अमाउंट बच जाती हैं तो फर्म के लाइबिलिटीज़ के भुगतान के लिए उपलब्ध होगी। अगर मान लीजिएगा फिर असेट्स पे बच जाती है, असेट्स को पेमेंट करने जो पैसा बच जाता है फिर उसे फर्म की लाइबिलिटीज़ का भुगतान करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।